हेलो एवरीवन। तो मैं के साहनी और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा वो संबंध है, वो फलन है। संबंध एवं फलन से संबंधित कुछ बातें दोस्तों आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि क्लास 11th में जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अभी कुछ बेसिक चीज़ें देखने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले तो कुछ जैसे कि सिंबल होता है। देखो, सेट से रिलेटेड जो सिंबल्स होते हैं संबंध में फलन है, लेकिन क्लास 11th में आप सेट थियोरी पढ़े हो, ठीक है, समुच्चय के बारे में। उसमें कुछ सिंबल बताए जाते हैं, तो सिंबल से संबंधित चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब जैसे सपोज करो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल है, सार्वत्रिक समुच्चय है ये। इसी तरह से इसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। फाई होगा या तो ऐसे दिखाया जाता है, ये रिक्त समुच्चय है। और समुच्चय को दिखाने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, समुच्चय के इसके अंदर अगर ए बी लिख दिए तो इसका मतलब है कि ये कॉमा दे के ही लिखना है। और अगर इसी चीज को हम केवल ए बी लिख दिए तो इसमें तो दो एलिमेंट है, लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट माना जाएगा। इसलिए कॉमा का दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा तो इसको सेट माना जाएगा, यानी कि एक समुच्चय माना जाएगा। और गलती से आप इसको ऐसे लिख दिए तब दोस्तों ये समुच्चय नहीं होगा। अब इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसी को क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये सिंबल आप जानते हो कि हम बोलते हैं कि बिलोंग्स टू यानी कि संबंधित है। और अगर इसको लिख के ऐसे काट दिया जाएगा तो हम कहते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिक्त समुच्चय का मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। तो इसी चीज को हम ऐसे फाई से भी डिनोट करते हैं। और ये सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट ऐसे दिखाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये जो सिंबल होता है इसको हम सबसेट बोलते हैं, यानी कि उप समुच्चय। और केवल ऐसे हो तो इसको कहते हैं उचित उप समुच्चय, यानी कि प्रॉपर सबसेट। इसी तरह से अगर इसको उल्टा घुमा दोगे तो ये सुपर सबसेट कहा जाता है। और ये ऐसे बना दोगे तो ये प्रॉपर सुपर सबसेट है ये। इसी तरह से अगर हम लोग दो सेट लेकर के ए और यू लिख देते हैं तो इसको ए यूनियन बी कहते हैं। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारी चीजें कुछ जो मैंने बताई दोस्तों, ये आप याद कर लेना कि ये सारे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको जानकारी होना जरूरी है, जो कि सब क्लास 11th में आपको बताया गया है, वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे, सबसे पहले हम ये जानने चलते हैं, हमने एक दो टॉपिक अभी लिया हुआ है। इस वीडियो में हम केवल कुछ फंडामेंटल चीजों को रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्लास 11th का जो पोर्शन है उसको पढ़ करके यहाँ पे अगर जब जंप करोगे तो ज्यादा बेटर फील होगा। वैसे इस चैप्टर को तो लोग हालांकि बोरिंग चैप्टर माना जाता है एक प्रकार से, इसके पीछे एक मिथक है, ये चैप्टर बड़ा बोरिंग है। अब भाई बोरिंग इसलिए बोरिंग, अब नहीं पढ़ोगे तब तक बोरिंग ही है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग भी है, इजी चैप्टर है थोड़ा सा, क्योंकि ये थिंकिंग बेस्ड चैप्टर है। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको फार्मूला मिला भर दिए तो आपका आंसर आ गया, तो ऐसा चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपको अपना सेल्फ ब्रेन यूज करना है। तो इसलिए कुछ लोगों को ये बोरिंग चैप्टर्स लगते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उस मिथक को तोड़ो, छोड़ो, पहले बोरिंग शब्द हटा दो, आपको आएगा इंटरेस्ट। लेकिन शुरू से अच्छे से, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कहना मानोगे तो पहला कहना क्या है कि आप 11th का जो भी पढ़े हो टॉपिक उसको आप रिकॉल करो, रिवाइज करो, फिर उसको ज्वाइन करो। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें कि क्रमित युग्म है क्या। ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान है, ये सब 11th का ही है। थोड़ा सा मैं
रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब अपना सिलेबस पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों है क्या? एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग इस प्रकार, जैसे सपोज करो कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। अभी ये सेट हमारे लिए है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले जान लोगे तब इसमें हम आपको बताएंगे। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म का मतलब ये है, जैसे सपोज करो हम इसको ऐसे लिख करके ए और कॉमा बी लिख दिए, इस तरह से ए और बी ऐसे बना के लिख दिया जाए, लेकिन ए और बी ये जो लिखा गया है ध्यान रखिएगा, ए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये यहाँ पे, और ये सेकेंड एलिमेंट है, इसके बीच में कॉमा लगा है। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल एक रिलेशन शो करेगा। ये नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी केवल लिखने का ढंग हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ए कॉमा बी अगर लिख दिया जाए, और ये ऐसा है कि ए जो है सेट ए में बिलोंग होगा और जो बी है वो सेट बी में बिलोंग होगा। ठीक, बिलोंग मतलब संबंध रखेगा। जैसे ए कोई किसी एक सेट का एलिमेंट है और बी किसी दूसरे सेट का एलिमेंट है, तो इनको अगर ए कॉमा बी के रूप में ऐसे लिख दिया जाए तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब जोड़ा होता है, जोड़े के रूप में ऐसे लिख दिया जाए तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ये क्रमित युग्म दोस्तों आप आई थिंक 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो एक है चैप्टर जिसमें कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको क्लास 11th में भी उसमें पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऑर्गेन प्लेन पे आपको बताया जाता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया है कि एक्स अक्ष पे कोई अगर ए संख्या ले ली जाए और वाई अक्ष पे बी हो जाए ऐसे, तो इसको आप ए कॉमा बी के द्वारा लिखते हो, तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, याद है। तो कुछ वैसा ही ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बस युग्म बना करके लिख दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म कहा जाता है। समझ में है? तो केवल लिखने का ढंग आप देखोगे, जैसे सपोज करो हम 1,2 लिख दिए, इसी तरह से ये इसको क्रमित युग्म बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर है ये। इसी तरह से ए कॉमा बी लिख दिए, ऑर्डर्ड पेयर है। एक्स कॉमा वाई लिख दिए तो एक्स का संबंध यहाँ पर वाई से कोई रिलेशन शो कर रहा है। बस लिखने का ढंग, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं, क्रमित युग्म। और भी इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका और क्लियरेंस ज्यादा मिलेगा आपको जब ये टॉपिक मैं बताऊंगा कि कार्तीय गुणन क्या होता है। इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे शो करते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया केवल कि क्रमित युग्म का मतलब ये जोड़े के रूप में कॉमा देके इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना, इसको हम लोग क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें ये जो एलिमेंट होगा किसी सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो है किसी दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, उसको ऐसे लिखा गया। लेकिन जरूरी नहीं ये खुद इसी में दोनों का पेयर बनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कि ए एक सेट है, इसमें 1, 2 और 3 लिख दिया गया, तो हम 1, 2 लिख दिए, 2, 3 लिख दिए, 3, 1 लिख दिए, ये सब इसके ऑर्डर्ड पेयर है। ये सब एलिमेंट जहाँ पे इसी का एलिमेंट दोनों है तो हम कह सकते हैं, अब हम ऐसे लिखें जैसे सपोज करो ए सच दैट, अब जैसे कि ए कॉमा बी ऐसे लिख दिया गया, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए जो है ए में है और जो बी एलिमेंट है वो भी ए में ही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं किसी दूसरे सेट में वो बिलोंग करे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बस इनको ऐसे लिखने का एक ढंग है, उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म बोल लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी चीज है, बस लिखने का आपको ढंग बताया जाता है कि कैसे लिखना है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग जो ये देखने जा रहे हैं आपको
कार्तीय गुणन या इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखो सबसे मजेदार चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कार्तीय गुणन, सबसे पहले इसके बारे में जानो। इसको दोस्तों एक्चुअल में हम लोग ये बोलते हैं कार्तीय गुणन, यानी कि जब हम जैसे सपोज कीजिए कि ए हमारे पास एक सेट है ऐसे, और एक दूसरा सेट बी जो है वो 1 2 और 3 है, हो गया ना। तो ए एक फर्स्ट सेट है और बी जो है सेकंड। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या इसके बारे में और बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एक सेट है, एक ए बी और बी एक सेट है 1 2 3। तो अब आप एक काम करो कि इसका कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इट मीन्स कि आप ए क्रॉस बी जब लिखते हो तो ए क्रॉस बी जैसे लिखोगे, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है, ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स कि जैसे यहाँ पे ए का 1 से रिलेशन लिखो, फिर ए का 2 से लिख दो, इसी तरह से ए का 3 से लिख दो। लेकिन ए के साथ सबका बना, अब बी के साथ भी बनाओगे तो बी का 1, बी का 2 और बी का 3। तो ये जो दोस्तों देख रहे हो इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आया? अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे लिखोगे। इस चीज को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब बस समझो, अभी कुछ लिखना है, अभी समझते रहो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ एक ऐसे सेट मैंने ले लिया है, एक सेट ऐसे बी ले लिया, ए है और ये बी है, ठीक है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनता है तो अभी हमारे लिए जैसे सपोज करो यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे ए लिया था, यहाँ बी, अब यहाँ 1 2 3 ये हो गया ना। तो ए का जो आप कांटेक्ट करोगे तो ए का कनेक्शन 1 से है, ए का कनेक्शन 2 से है, ए का कनेक्शन 3 से भी हुआ है। इसी तरह से बी का कनेक्शन 1 से है, बी का कनेक्शन 2 से है, बी का कनेक्शन 3 से भी हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो बस इसको लिखना है आपको, कनेक्शन को लिखना, जैसे ए का कनेक्शन 1 से, ए का कनेक्शन 2 से, ए का कनेक्शन 3 से, इसी तरह बी कनेक्टेड 1, बी कनेक्टेड 2, बी कनेक्टेड 3, आपको ऐसे लिख देना है। तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं या कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? इसी तरह से अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक्स है और ये वाई है, दूसरा सेट वाई है। अब यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, 1 4 9 16 ऐसे कर दिया जाए। तो अब अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। तो 1 को आप 1 से, 1 को 2 4 से, 9 से 16 से, फिर 2 को 1 से, 2 को 4 से, 2 को 9 से, 2 16, 3 का 1, 3 का 4, 3 का 9, 3 का 16, 4 का 1, 4 का 4, 4 का 9, 4 का 16, सबको आपको ज्वाइन करना है और लिखोगे ऐसे ही। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर, इसका यानी कि सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। समझ में आया? अब समझ गए होगे, लेकिन अब जरा साइड में आओ मेरे साथ। अब देखो, अब हम लिखेंगे यहाँ कुछ लाइन कि इफ A and B are two non-empty sets, यानी कि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब कि जो रिक्त नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। इफ A and B are two non-empty sets, ठीक है। और इस प्रकार से हैं कि for all A belongs to A and B belongs to B, A
ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी सच दैट, कैसे लिखोगे, यहाँ परिभाषा लिखने जा रहे हैं, एक्स वाई लिख दिया गया, या सॉरी इसको ए कामा बी लिखिए सच दैट, यहाँ ए जो है ए में बिलोंग करेगा, बी जो है बी में बिलोंग करेगा। ये जो पूरी आप देख रहे हो बात, ये डेफिनेशन है दोस्तों एक प्रकार से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने डिफाइन किया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, then the Cartesian product of A and B is given by this। ठीक है, इट मीन्स हिंदी में अगर जानना है कि यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, तो A और B का कार्तीय गुणन निम्न प्रकार प्रदर्शित होगा। ये इसका लिखने का ढंग होगा, यानी कि एक प्रकार से जो ये आप ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हो, क्रमित युग्म, इसी को बोलेंगे हम क्रॉस का मतलब। अब ए जो है इसका एलिमेंट होना चाहिए, बी जो है बी का एलिमेंट होना चाहिए, तब ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, सॉरी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। समझ में आया? तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हाँ, एक चीज और इसका, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे ए क्रॉस बी आपने लिख दिया, लेकिन अब अगर इसी को मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा, ध्यान दीजिए, अगर बी क्रॉस ए लिखना होगा तो अब सब पलट जाएगा। अब इससे इसमें कनेक्शन आपको दिखाना होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू लिखना होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए सच दैट, इसको क्या पढ़ो, दो बिंदु है, या कहीं कहीं इसको हम लोग ऐसे भी देखेंगे, कहीं के बुक में आपको ये खड़ी लाइन भी दिखेगी, तो इसको भी सच दैट बोल दिया जाता है, लेकिन हम लोग दोस्तों डिनोट करेंगे इसको दो बिंदी से, इसको ऐसे, इसको हम लोग सच दैट का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो बी ए, अब यहाँ पे लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि पलट गया है, ये ए क्रॉस बी था, अब ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए है। समझ में आया? हाँ, कुछ बातें पहले आप ये और जान लो। एक बात और कि अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए मैंने लिखा है, तो ये ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी जो है ये फाई यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं, क्योंकि ए और बी रिक्त समुच्चय है ही नहीं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय नहीं आएगा, यानी ए क्रॉस बी जो है कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि आप क्रॉस करोगे तो ये आखिरकार में कैसे बनेगा, सोचो, ए क्रॉस बी फाई होगा, रिक्त समुच्चय बनेगा, क्योंकि ये खुद रिक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा भी, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि ए क्रॉस बी फाई है, तो ये तभी होगा दोस्तों कि जब ए भी फाई हो जाए, बी भी फाई हो जाए, तभी हो सकता है। जब ऐसा होगा इस तरह का, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये रिक्त समुच्चय नहीं होता है। और दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो जनरली कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए नहीं होता, जो इन जनरल, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए नहीं होता, ये पलट जा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कब, अगर कोई कहे कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल है, तो ऐसा दोस्तों तभी हो सकता है कि जब ए और बी आपस में बराबर हो जाए, ए और बी दोनों सेम हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का रिलेशन इससे क्या होता है। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही होगी कुछ? तो ये एक प्रकार से अभी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बता रहा था। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से अब एक दो और एग्जाम्पल आपको लिखना सिखा दूं, जिससे आप एक्सरसाइज अगर मिलता, हालांकि ये टॉपिक मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हो ये 11th में पढ़ाया जा चुका है, ये बस आपको केवल रिवाइज मात्र कराया जा रहा है, जिससे बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
चलो अगर अब मान लो कि a इज इक्वल टू मैं यहां पे ले रहा हूं एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू ले रहा हूं 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। अब आपसे मान लो कि a क्रॉस a कोई पूछ दे, तो मतलब कैसे लिखोगे? कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं a क्रॉस b, a क्रॉस a ही कोई बोल दे, तब क्या करोगे? a क्रॉस a का मतलब इसी का ऑर्डर पे लिखने का तरीका देखेंगे। पहले x का x से रिलेशन, अब फिर x का y से, x का x से x का y से। समझ में आया? जैसे देखो a क्रॉस a का मतलब कि यहां भी एक समुच्चय a होगा तो एक्स वाई होगा, अब फिर यह समुच्चय a होगा तो यहाँ एक्स वाई लिखोगे ना, तो देखो x का x से x का y से हो गया। अब फिर इसका उसमें लिखोगे तो x का x से और x का y से। अब देखो x का x से और x का y से हो गया, अब y का x से और y का y से। समझ में आ गया? एक क्रॉस से। अब कोई कहे एक क्रॉस से है तो फिर इसको उल्टा करोगे तो वही ना रह जाएगा कि बदलेगा। देखो आखिरकार में जब a और b दोनों एक ही हो जाए, a भी वही है b भी वही है, तभी ऐसा हो सकता है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। मैंने अभी अभी बताया था ना, ऐसा तभी हो सकता है जब a और b एक ही सेट हो और तब उसको a क्रॉस b कहो चाहे b क्रॉस a कहो, इक्वल आएगा। और यहाँ पे x x x y y x y y। समझ में आया ना कैसे लिखा जा रहा है? तो ये लिखने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार अब जैसे अब आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, कोई कहे कि a क्रॉस b ये हमको दे दिया गया है अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3, ऐसे मान लीजिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको बोल दिया कि a क्रॉस b की वैल्यू अगर इतनी है देन, तो बताइए एक समुच्चय क्या होगा? तो समुच्चय a का मतलब क्या, बस पहला वाला लिख दो यहाँ अल्फा बीटा एंड गामा, और b समुच्चय जो होगा क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो a और b आपको ऐसे अलग से कभी कभी निकालने के लिए दे देता है, ठीक है ना। अच्छा उसी तरह से मैंने a क्रॉस b अगर पूछा है, दे करके पूछेगा कि b क्रॉस a लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सबको उलट देना है। तो 1 के साथ अल्फा लिखिए, 2 के साथ बीटा लिखिए और 3 के साथ गामा लिखिए, हो गया, ये b क्रॉस a हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि कार्तीय गुणन लिखना अब आपको आ जाएगा, अब कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है, बात हो गई हमारी, लेकिन अब तो लिख लोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब हमारे पास एक छोटा सा और इसको भी देख लेते हैं, कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ, पहले ये जान लो कि मान लेते हैं कि यने जो है, अब ध्यान दीजिए, यने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर यने की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे p है, सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b ये जो है q है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी या इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये दोस्तों फार्मूला। अगर मान लीजिए कि ए और बी में तत्वों की संख्या पी और क्यू है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में संख्या उसका गुणा कर देना है, आपको भी उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जल्दी से आप एक एग्जांपल आ जाओ, जैसे सपोज करो कि अभी a की वैल्यू हम एक सेट a लेते हैं,
इसमें चलो मान लेते हैं कि गाय है, बकरी है, भैंस है, और बी में घास है, पानी है, भूसा है। कुछ ऐसे लिख दो। तो अच्छा अब ये बताओ कि अगर हम कोई ए क्रॉस बी अगर आप करते हो तो बताओ क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी तो गाय घास, गाय पानी, गाय भूसा, इन तीनों का एक साथ होगा ना पहले। तो यहाँ पे मान लो गाय के साथ घास लिखो, फिर गाय के साथ पानी लिखो, इसी तरह गाय के साथ भूसा लिखोगे, 3 हो गया। यानी कि इसका 1 2 3 इसके साथ हो गया, तो इसी तरह से 3 इसके साथ भी होगा, 3 इसके साथ, 3 3 6 3 9 होगा ना। ऐसे ही आप पूरा कवर कर लेना, पूरा लिख लेना है आपको। तो अब देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी लिखना है, यानी का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, इसमें 3 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, बी में कितना, इसमें भी 3 ही है ना। तो आपको ए क्रॉस बी का एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो मैंने बताया था ना कि इसका फार्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो इसको फार्मूला आप समझ लो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से ये दोस्तों अभी मैंने जो भी बताया कुछ छोटा सा टॉपिक था जिसके आधार पर अभी हम लोग एंट्री करेंगे। दोस्तों इसको आप कवर कर लेना, और यहाँ के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी स्टार्टिंग होगी दोस्तों, जो कि आप हेडिंग देख रहे हो संबंध एवं फलन का, जिसमें हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए प्लीज टू बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।